तो हम नेक्स्ट एसडीजीज के आगे बढ़ते हैं सर। हमारा नेक्स्ट एसडीजी जो है वो है सर लाइफ अंडर द वाटर। अभी तक पानी के बारे में हम बहुत कुछ डिस्कस किया है सर। आप विद्यार्थियों भी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो स्क्रीन दिख रहा है एसडीजी 14 जो है हमारा लाइफ बिलो द वाटर। तो पानी के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है। क्या इस पानी के अंदर भी जीव राशि होते हैं? उसका भी देखभाल रहना चाहिए, क्या है सर ये? सर बताएंगे कि सर ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है कि आजकल जो है वेटलैंड, तैरते हुए वेटलैंड, ओके। इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे हमारे जो जल स्रोत हैं वो खराब हो रहे हैं, उनमें विभिन्न प्रकार का प्रदूषण जो है जा रहा है, कई सीवर लाइन जा रही है, वो सारे हमारे जल स्रोतों में जा रही है। और चूंकि जो हमारे जलीय जीव हैं उनके लिए वो हानिकारक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पानी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है और वो कीचड़ सा वहाँ पर बन जाता है उस पानी में। यस। तो उससे जलीय जीव हैं वो मरने लग जाते हैं। तो अगर हम ऐसी जगहों पर जहाँ पर इस तरह की समस्या है वहाँ पर तैरते हुए वेटलैंड बना दें, कि हम माना किसी लकड़ी के जरिए माना एक फ्रेम बनाया हमने और उसके ऊपर हमने उधर से कोई जाली फिट कर दी, उससे पानी भी आता रहेगा और उसमें हम प्लांट्स लगा दें, तैरते हुए पौधे लगा दें। बहुत सारे जलीय प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं बहुत सारे हम लगा सकते हैं। और वो क्या करेंगे, क्योंकि वो उस जगह पर हैं तो वहाँ से जो एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेंगे। साथ ही साथ जो कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी उनको भी एब्जॉर्ब करेंगे। तो उससे क्या होगा कि उस जगह पर जो है पानी साफ होना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम सारी ऐसी जगहों पर जो है ऐसे वेटलैंड्स अगर तैयार कर दें तो इससे हमारे जो एक तो हमारा जो पीने का पानी है या जो हमारे जल स्रोत जितने भी हैं, चाहे हम उस पानी को नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी भी तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो वहाँ पर जो जलीय जीव हैं, मछलियाँ हैं या विभिन्न प्रकार के जो वाटर इंसेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो मछलियों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो डाइटम्स होते हैं, एल्गीज होती हैं, वो सारी जो है क्या हो जाएगी, उस प्रभावित नहीं हो पाएगी उस पॉइजनस वाटर से। तो ऐसे अगर तैरते हुए वेटलैंड्स अगर हम तैयार करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी मुहिम हो सकती है, इसको चलाया जा सकता है इस मुहिम को। यस सर, जैसे आप बता रहे थे तो मुझे एक कहानी याद आया कि मैं किसी से जाके पूछा है कि सर स्कूल का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि स्कूल हर जगह रहते हैं। जैसे मैंने एक स्टोरी बताया था, नोइंग द वैल्यू ऑफ ओमकार एंड नोइंग द ओमकारा बोथ आर डिफरेंट। तो उन्होंने बताया ये जो जीवराशि रहते हैं जल के अंदर रहते हैं उसमें से मछली का एक एग्जाम्पल लिया है उन्होंने। जब ये इनबैलेंस होते हैं इकोसिस्टम, तब ये सारे मछलियाँ एक जगह पे आके बहुत जोर से स्विम करते हैं, करके उसमें से जो एनर्जी निकलता है, उस एनर्जी से उसमें से जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, उससे ये इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। मतलब जो हम जमीन पे देख रहा है ह्यूमन बीइंग्स को या अदर जीवराशियों को देख रहा है, इसका महत्व इस इकोसिस्टम में या इस पर्यावरण में कितना इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट जो जल के अंदर रहता है उसका भी है। सारा मिलकर के पूरा इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, बैलेंस करना चाहिए। और ये भी बोलता है कि जितने लोग जमीन पे है उससे 10 गुना ज्यादा जल के अंदर है। तो उसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसे सर पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए देखते हैं। जैसे आपने कुछ बोला है कि कुछ यूजफुल फंगाई रहता है, अलगाई रहता है, तो इन सब का देखभाल करना हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम जो भी छोटे छोटे चीज़ अनकॉन्शियसली करते हैं या जानबूझकर करते हैं नदियों के पास या ऐसा चीज़ों के पास, वो ऐसा एनवायरनमेंट को बचाने वाला जीवराशियों को हानिकारक हो रहा है, ताकि इस पर्यावरण पूरा इम्बैलेंस हो रहा है। तो इससे बचने के लिए हम छोटा-छोटा एक्शंस जो आपने बताया है, एक फ्रेम करना है, वेटलैंड्स बनाना है, बहुत अच्छा सुझाव है सर। जहाँ पे भी सबके गाँव में तालाब रहते हैं, वहाँ पे ऐसा हम उनके इम्प्लीमेंट आसपास किया जा सकता है। जहाँ पर भी तालाब गंदे हो रहे हैं तो वहाँ पर हम जो है इस तरह के वेटलैंड्स तैयार कर सकते हैं, उनके किनारे भी कर सकते हैं। बहुत जरूरी नहीं है कि हम उसके ऊपर ही जो है तैरते हुए, कुछ जगहों पर हम तैरते हुए भी कर सकते हैं, कुछ जगह साइड से अगर खराब हो रखा है, जो पॉन्ड है या रिवर है, कोई स्ट्रीम है, वो खराब होती जा रही है, पोल्यूटेड हो रही है, तो उसके साइड से भी हम वेटलैंड्स डेवलप कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं सर। हमारा नेक्स्ट एसडीजी है वो वाला 15th एसडीजी, लाइफ एंड लैंड। तो ये लाइफ एंड लैंड अभी हम
जो जल के नीचे रहते या जल में रहते उसके बारे में बात किया है अभी, लाइफ ऑन लैंड। तो इसका भी दोनों का जैसे हमने बताया इस इकोसिस्टम में हर एक का इम्पोर्टेंस बहुत हर एक का प्रेजेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप स्लाइड पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे इसका 15th SDG जो है लाइफ एंड लैंड। तो इसको बचाने के लिए या इसका महत्व क्या है इस SDGs को, या इसको बचाने के लिए हम क्या इनोवेशंस ला सकते हैं स्कूल लेवल पे, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। इसके लिए सर जैसे कि अभी पहले भी ये चर्चा में ये बिंदु आया है कि बहुत सारी हमारी पौधों की जो प्रजातियां हैं वो समाप्त हो रही है। करेक्ट। बहुत सारे दुर्लभ पौधे हैं जो पहले थे अब नहीं दिख रहे हैं। करेक्ट। तो ऐसे धीरे धीरे हो न हो कि हमारे बहुत सारे प्लांट्स गायब हो जाएं। करेक्ट। उसके लिए हमें स्कूल स्तर पर ही अगर हम सीड बैंक बना दें, वेरी नाइस है, बीज बैंकों का निर्माण करें, या हमको एक बीज बैंक क्लब बना दें। मैं तो यही सुझाव देना चाहूँगा कि एक क्लब ही इसका क्यों ना बनाया जाए, बना सकते हैं। तो हम उस बीज बैंक में इस तरह के बीजों को इकट्ठा करें और फिर हम उनको लोगों को प्रोवाइड भी कर सकते हैं अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ऐसे करके अगर हम बीज बैंक तैयार करते हैं तो हमारे जो दुर्लभ प्रजातियां हैं पौधों की उनको संरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कुछ ऐसे प्लांट्स जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में पहले से होती थी, कुछ बहुत सारी वो खत्म हो गई है, बहुत सारी के कारण भी हो रही है, क्लाइमेट चेंज के कारण भी, और धीरे धीरे चूंकि लोगों का रुझान कम हो गया, खेती की तरफ भी रुझान कम हो गया, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। तो उसको बचाने के लिए हमें जो है उनके बीजों को भी संरक्षित करना पड़ेगा। अगर हम बीज ही नहीं रखेंगे तो हमें वो प्लांट कभी फिर भविष्य में दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए हम जो है स्कूल स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि आप जो है जो आपके घरों में कोई इस तरह के बीज हैं आप लाइए, कलेक्ट करिए जगह जगह से, और लोगों से भी हम संपर्क कर सकते हैं। वेरी नाइस। जैसे सर ने बताया है, एक एग्जाम्पल और भी है, मैंने कुछ दिन पहले बताया था, जो निर्मल टॉयस है, तो इसको बनाने के लिए एक अलग तरीके का वुड होता है सर। तो कोई भी इस वुड पे फोकस नहीं दिया है अभी। इस जो निर्मल टॉयस बनाना है उसके लिए जो वुड यूज़ करते हैं अभी उसका 60 प्लांट्स बचा है। अगर ये 60 प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे ये निर्मल टॉयस अभी दिखेगा भी नहीं, कहीं पे दुनिया में भी नहीं दिखेगा। अभी इस प्लांट्स को फिर से स्टार्ट करना है, प्लांटेशन करना है, तो इस मैच्योरिटी आने के लिए उस प्लांट्स को टाइस बनाने का 10 साल लगेगा। तो 10 साल में तो ये बहुत कुछ चेंजेस हो जाएगा सर। एक ऐसा चीज़ है, जैसे आप पेड़ के बारे में बताया है, सीड बैंक्स के बारे में बताया है, ये प्रिजर्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हॉस्पिटल्स में भी हमारा जेनेटिक्स ले रहे, प्रिजर्व कर रहे, ताकि कुछ हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, करेक्ट, तो ये भी जड़ी बूटियों को, करेक्ट, जड़ी बूटियों को भी अभी प्रिजर्व किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत आगे तक देख रहा है लाइफ ऑन द लैंड को सेव करने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स ऑन दिस। और हम आगे और हमारा नेक्स्ट SDG के तरफ बढ़ते हैं। आप सब देख रहे होंगे हमारा स्क्रीन पे जो SDG दिख रहा है, हमारा 16th SDG, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। ये पीस और जस्टिस बहुत सारे कंट्रीज लड़ रहा है, हर घर में ये लड़ रहा है, मुझे चाहिए जस्टिस, मुझे चाहिए, हर गांव में, हर कम्युनिटी में, हर देश में हो रहा है। इसमें हम क्या फोकस डाल सकते हैं सर? इसमें जैसे जो लड़कियों से संबंधित कुछ अधिकार होते हैं, पॉक्सो एक्ट होता है, जैसे कि लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ होती है या लड़कियों को उसके बारे में जागरूक होना चाहिए कि अगर कोई उसके साथ इस तरह की घटना करती है तो उनके पास क्या अधिकार हैं, क्या राइट्स हैं, कि हम उनको सजा दिला सकें। जब हमारे को राइट्स के बारे में ही नहीं पता होगा, कानूनी के बारे में नहीं जानकारी होगी, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी मैं एक घटना बताता हूँ कि हमारे स्कूल में लड़कियां ऑटो से आती हैं, सिडकुल से आती हैं 10 किलोमीटर दूर से। तो एक बार क्या हुआ कि हमारी स्पोर्ट्स की लड़कियां आती हैं, हॉकी की आती थी, तो उन लड़कियों के साथ जिस ऑटो में आती थी तो उस चालक ने कोई उनके साथ बदतमीजी या कुछ गड़बड़ कर दी। लेकिन वो लड़कियां जागरूक थी, 11th-12th क्लास की थी, उनको पता था हर चीज। वो उस ऑटो को वाले को पकड़ के स्कूल में ले आई प्रिंसिपल के पास। वहां जाकर उससे पूछताछ करी तो उसने बाद में अपना जुर्म कबूल किया, तो हमने पुलिस वालों को बुलाया, तो उस पे ये वाला एक्ट लगा। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जो हमारे कानून है वो हमारे को संरक्षण कर सकते हैं। मतलब हमें उसके बारे में बेहतर नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम
कोई भी हमारे पास समस्या आती है तो हम उसका समाधान तुरंत ढूंढ ले, ताकि कोई हमारा शोषण ना कर ले, है नहीं। इस प्रकार के मतलब जो कानून जो धाराएं होती है उनके बारे में समुदाय को भी, स्कूल में भी बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए चाहे हम नेट के माध्यम से उनको जागरूक करें, या किताबों में जो उनके बारे में लिखा है, या कोई सुबह असेंबली होती है उसमें जाके उन्हें नए नए धाराएं जो अभी संशोधित हुई हैं उनके बारे में बताते रहे कि उनके अधिकार क्या है, उन्हें कब वोट डालना है, सारे बहुत सारी चीजें, क्योंकि अपडेट होती है नॉलेज, और ये बार बार उनको बार बार बतानी पड़ेगी, ऐड ऑन करनी पड़ेगी, तभी वो जान पाएंगे इसके बारे में। वेरी ट्रू सर, आप एकदम राइट पॉइंट पे आए हैं सर, क्योंकि अगर जस्टिस मिलना है या पीस मिलना है तो एक कहावत है, अगर आपको रूल्स ब्रेक करना है तो रूल्स मालूम होना चाहिए पहले, अगर आपको रूल्स बचाना है तो भी आपको रूल्स पता होना चाहिए। अगर आप पीस चाहते हैं, अगर आप जस्टिस चाहते हैं कि किस काम में कौन से तरीके का अप्रोचेस है, स्ट्रैटेजीज हैं या विधि विधान है, तो वो पता चलना चाहिए। ये इसका स्कूल से लेके बहुत सारे सिस्टम्स में किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है, और इससे क्या हो रहा है सर, अभी बहुत सारे यूथ बाइक्स लेके चल रहा है रोड पे, उनको पता नहीं है कि किस तरीके का केसेस होता है। और अभी आपने एक एग्जांपल बताया है, इसके लिए नॉन बेलेबल वारंट्स है, अरेस्ट करेंगे तो उसका पूरा जिंदगी जेल में गुजरना पड़ेगा, अंदर ही रहेगा। तो ऐसे तरीके का केसेस है पॉलिसी से, ये किसी को पता नहीं है, इसके वजह से क्या हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। और कहाँ पे इसको एड्रेस करने के लिए एक सिस्टम आया है, RTA, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो पीस और जस्टिस है। तो इसको सबके पास लेके जाने के लिए आपको ये जस्टिस कैसे मिलेगा, राइट टू एक्ट अगर आप पूछेंगे तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए। अगर मिलेंगे तो आपको इसमें मैं कैसा इन्वॉल्व कर सकता हूँ और कहाँ तक इन्वॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपको एक केस है या एक सिचुएशन है, आप सीमा पार करके उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो क्या होता है कि जो असली अक्यूज्ड है वो बच सकता है, आप फंस सकते हैं उसमें। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए सर। ये इनजस्टिस होता है, क्यों होता है ये, इसका जानकारी नहीं रहता है। तो इसलिए आपने जो अवेयरनेस का चीज़ मुद्दा उठाया है, हर जगह स्कूल्स के संबंधित जो भी पॉलिसीज़ होता है या कम्युनिटीज़ में जो भी पॉलिसीज़ होता है, वो स्कूल्स के द्वारा हर कम्युनिटीज़ में ऐसा अवेयरनेस का प्रोग्राम्स करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम बदल सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट और हमारा लास्ट SDGs के तरफ। तो हमारा लास्ट SDG है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये SDGs है। ये पूरा जो SDGs हमने देखा है 16 SDGs, और ये 16 SDGs को अचीव करने के लिए ये 17 जो गोल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, ये पार्टनरशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस टू रियली अचीव ऑल दिस लास्ट 16 एंड द फाइनल गोल एज वेल। और इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कि जैसे आपने बताया है कि स्कूल एक है, तो स्कूल का एक महत्व है कम्युनिटी में। जैसा एजुकेटर्स है, आप एक जगह पे हैं, अभी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाया है, लेकिन ये गांव-गांव तक जाना है, कैसे जाएगा सर? कुछ सिस्टम है, फिर ये सिस्टम को बनाने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे स्कूल्स है, हर गांव में स्कूल है, हर नगर में है, हर कॉर्नर में है, तो स्कूल्स के पास जाएंगे। कुछ ऐसा मैंने एक सिस्टम देखा है सर, एक गोंड ट्राइबल रहता है पहाड़ों में, तो वो एक लड्डू बनाते हैं। तो इस लड्डू बना के वो जो प्रेग्नेंट लेडीज रहते हैं उनको देते हैं। तो इस लड्डू से क्या होता है, उनका जो हीमोग्लोबिन परसेंट, आयरन परसेंट रहता है वो बढ़ जाता है, विटामिन्स बढ़ते हैं। लेकिन ये किसी को पता नहीं है और ये मार्केट में नहीं आ रहे। तो मैंने कहा इनको कि जब मैंने उनको विजिट किया है, मैंने कहा उनको कि आप कोलैबोरेशंस पे फोकस ही नहीं दिया है, पार्टनरशिप्स किया ही नहीं है, आप जो कर रहे हैं आपके पास ही है, लेकिन बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन वो आगे नहीं जा रहे। तो मैंने कहा आशा वर्कर्स जो रहते हैं, ये आशा वर्कर्स हर दिन गांव में जाते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज से मिलते हैं, उसको सुझाव देते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस करते हैं, क्यों ना आप इनसे कोलैबोरेट करें, ताकि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है। तो ये एक पॉलिसी है सर, 80-20 पॉलिसी। तो अगर हम हमारा ध्यान किसी 20% ग्रुप पे लगाएं तो उससे 80% रीच हो सके। तो ऐसा एक एग्जाम्पल ये मैंने लड्डू का बताया है।
जो महुआ लड्डू बोलते हैं उससे बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ को होते हैं। अभी बहुत सारे, जैसा देखिए अभी यही प्रोग्राम है, हम सब मिलके कर रहा है बच्चों के लिए। अभी मैं पूरा भारत में जितने स्कूल से उतने स्कूल्स तक जाके करना बहुत मुश्किल है। तो हम सब मिलके एक पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन लाया है ताकि इतना अच्छा कंटेंट, इतना अच्छा एग्जाम्पल्स, इतना अच्छा प्रोसेस बच्चों तक पहुंचने का कोशिश कर रहा है। तो हर इंडस्ट्री में, हर चीज़ में ये पार्टनरशिप्स और इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और ये पर्सनल ग्रोथ के लिए भी है, या आपका प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी है। और मैंने ये सुझाव देना चाहता हूँ कि बहुत सारे टाइम्स क्या होते हैं सर, रॉन्ग पार्टनरशिप्स पे जाते हैं। तो थोड़ा एनालिसिस कीजिए। रॉन्ग पार्टनरशिप्स मतलब जिससे आप फ्रेंडशिप कर रहे हैं या जिससे आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, देखिए वो उनका क्वालिटीज़ कैसा है। नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में आप दोनों का मिलके ग्रोथ हो सकता है या फ्लॉप हो सकता है। तो हेल्दी पार्टनरशिप कीजिए और हेल्दी कोलैबोरेशंस कीजिए ताकि हम सब मिलके इस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और अंत में सर, मैंने देखा है आपका जो इनोवेशंस है आपका बच्चे किया है इंस्पायर में। जैसे आप सब स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमारा जो स्क्रीन पे दिख रहा है अशोक बडोनी सर का बच्चे जो या स्टूडेंट्स जो इनोवेशंस किया है विद्यार्थियों ने, तो उसके बारे में थोड़ा आप फोकस डाल सकते हैं सर। जी सर, बिल्कुल। इसमें सर 3 इनोवेशंस हैं, ये अलग-अलग हैं। पहला जो है यूज़ ऑफ लैंटाना प्लांट इन प्रिपरेशन ऑफ बायोपेस्टिसाइड एंड मॉस्किटो रेपेलेंट। तो इसमें एक बच्चे ने जो है, चूँकि लैंटाना जो है बहुत ज़्यादा झाड़ीनुमा पौधा है और उसके आसपास कोई और पौधा पनप नहीं सकता है। तो बच्चे ने सुझाव दिया क्यों ना हम इस पौधे का अगर किसी चीज़ में उपयोग कर लें। वैसे होता है, फर्नीचर में भी इस्तेमाल होता है, फर्नीचर भी बनता है इससे। लेकिन साथ ही साथ अगर इसका बायोपेस्टिसाइड बन जाए या मॉस्किटो रेपेलेंट बन जाए तो ये बहुत कारगर हो सकता है। और हमने बनाया उसको, और हमने वो जो रेपेलेंट जो बनाए थे बिल्कुल उसी तरह से जैसे अगरबत्तियाँ होती हैं उसी तरह से बनाई थी। तो उसका इस्तेमाल किया भी है। तो मच्छर काफ़ी मात्रा में उससे भाग भी रहे थे। दूसरा जो इनोवेशन था वो था ये जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित था कि हमारे जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो पौधे पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं, जैसे उनमें एक मालू है, बाहनिया बाहली करके जो है उसको हम उसका बॉटनिकल नेम है, और कांचनार भी उसको कहते हैं। तो उसके जो पत्ते हैं उनको पत्तल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं शादियां हो रही हैं, पार्टियां हो रही हैं, वहाँ पर जो पत्तल हैं, गिलास हैं, कटोरियां हैं इस्तेमाल हो रही हैं, सारे प्लास्टिक की यूज हो रही है। उससे क्या हो रहा है कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो रहा है। तो उस बच्चे का जो प्रोजेक्ट था वो बाल विज्ञान कांग्रेस में रखा और वो राष्ट्रीय स्तर पर वो उसने प्रेजेंटेशन करा उसका उड़ीसा में। और उसके साथ साथ उसका ये कहना था कि अगर हम इन पत्तलों का प्रयोग करें और साथ ही साथ इस पर अगर कुटीर उद्योग लगाया जाए, क्योंकि उसने कॉस्ट भी निकाली थी उसकी कि एक पत्ते की कीमत अगर इतनी होगी तो अगर इतने सारे एक पेड़ अगर हमारे पास है उसमें इतने पत्ते लगेंगे तो उससे कितना बेनिफिट जो है हमें प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ जो रिंगाल का जो पौधा है, बांस की एक प्रजाति है, उससे जो है टोकरियां बनाई जा सकती हैं। तो वो प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, मतलब प्लास्टिक को हटाया जा सकता है, प्लास्टिक की जगह हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ उसने जो है एक और प्लांट है भीमल, उसके रेशे से जो है आकर्षक वस्तुएं तैयार करी। अभी आप स्क्रीन में देख रहे थे उसको, आकर्षक वस्तुएं, पायदान बनाए थे उसने, पायदान बनाए या और चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और मॉडर्न हिसाब से, क्योंकि पहले से इस्तेमाल होते आए हैं वैसे ये पौधे, लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन डाल दें तो उससे जो है उसकी कीमत बहुत अच्छी उनको मिल सकती है और उस पर कुटीर उद्योग लगाया जा सकता है। तीसरा एक प्रोजेक्ट और था, वो भी बाल विज्ञान कांग्रेस में ही जो है हमने बच्चों ने जो बनाया था उसको, और वो भी राष्ट्रीय स्तर तक गया था। उसमें जो ये गाजर घास है, चूँकि ये भी बहुत मात्रा में फैल रही है और अपने आसपास और किसी पौधे को नहीं होने दे रही है, तो उसका भी इसी तरह से इस्तेमाल किया था, उसका भी बायोपेस्टिसाइड बनाया था और उसको हमने टेस्ट भी किया था। उसकी जो लीव्स थी उसका रस निकाल करके एक उसमें एक तो उसका रस सीधे सीधे यूज़ किया गया गुलदाउदी के पौधे पर, क्योंकि गुलदाउदी का जो पौधा था उसमें एफिड्स लगे हुए थे, बहुत सारे जो कीड़े थे, काला काला हो गया था पूरा। तो उसने उसका स्प्रे किया उस पर, तो
कुछ कम हो गया था। फिर उसको साथ ही साथ उसमें क्या करा कि एक दूसरा फिर वो पत्तियों का रस और गोमूत्र मिला करके जो है तैयार किया, वो ज़्यादा इफेक्टिव हुआ। तो इस तरह से उसको टेस्ट भी किया गया कि हाँ ये जो है इस तरह से कारगर हो सकता है, क्योंकि हम अब तक जो है कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, जितने भी हर्बिसाइड हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, सारे केमिकल्स यूज कर रहे हैं। क्यों ना हम बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट करें। अगर बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें जो है नुकसान नहीं होगा। जितना भी खाद्य पदार्थ हम ले रहे हैं वो सारा पेस्टिसाइड उसमें यूज हो रहा है, और हम सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, हम उनमें स्प्रे कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स का। उसके बजाय अगर हम बायो पेस्टिसाइड बनाएं तो ये ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस इनोवेशन सर। जैसे मैंने पहले कहा था कि सब विद्यार्थियां जो हैं, जब मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, वो बोलते हैं कि सर हम तो इनोवेशंस कर रहे हैं या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये एसडीजीज क्या है। तो विथआउट मीन उसका कंसर्न नहीं है, फिर भी अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली उनका जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो किसी ना किसी एसडीजी से कनेक्ट होता है। तो मेरा ये विनती है सबको, आप जो इनोवेशन करता है या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपका टीचर्स के पास लेके जाइए। देखिए अभी सर ने जैसा 3 एक्सपेरिमेंट्स या 3 इनोवेशंस बताए हैं, ये बहुत सारे एसडीजीज को कनेक्ट होता है। एसडीजीज को कनेक्ट करने से क्या होता है, हम क्यों बार बार इस पे इंसिस्ट कर रहा है, जो कि अभी एक इनोवेशन देखा है कि एक छोटा सा पौध लांटाना से एक केमिकल निकाला है, उससे कुछ किया है। तो ये जो लांटाना पेड़ है, ये जहाँ पे रहता है उस जगह पे किसी और को आने नहीं दिया है। फिर उतना नेगेटिव प्लांट को भी आप एक पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है, और ये बहुत सारे एरियाज में, इंडिया में बहुत सारे एरियाज में होते हैं। अगर इसके बारे में सबको पता चला कि सब जगह ये इम्प्लीमेंट हो गया है, तो आपका जो ये उत्तराखंड में एक छोटा सा गांव, छोटा सा स्कूल में जो इनोवेशन बना है, ये ग्लोबल सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसलिए हम बार बार इस पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपका जो इनोवेशन है इसको एक एसडीजी के साथ कनेक्ट कीजिए। और आपका बातों में से मुझे ये भी समझ में आया है सर, आप टेस्ट किया है, उसके जाके एनालिसिस किया है, रिसर्च किया है, तो विद्यार्थियाँ ये भी कर रहे हैं कि उसका डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस भी यूज़ कर रहा है। तो हमने ये विनती कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत ये डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस जो हम इस 24 एपिसोड्स में बता रहे, ये सब लोग देखिए और इसका इनकॉर्पोरेट कीजिए लाइफ में, क्लास में। और ये जो एसडीजीज का बता रहे, ये एसडीजीज को भी कनेक्ट कीजिए आप जो काम करते हैं, ताकि आपका हर काम सस्टेनेबल बन जाएगा। और मैं एक कहानी बोल के इस एपिसोड को एंड करना चाहता हूँ सर। तो उस कहानियाँ है सर, एक जगह पे 3 लोग हैं सर, काम कर रहे हैं। 3 लोग पत्थर फोड़ रहे, और एक जाके उनसे पूछा है कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं। पहले वाला बताया है कि मैं एक पत्थर फोड़ रहा हूँ। फिर सेकंड वालों के पास जाके पूछा आप क्या कर रहे हैं, मैं भी स्टोन्स ब्रेक कर रहा हूँ एक दीवार बनाने के लिए। फिर थर्ड वालों के पास भी जाके पूछा है भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, मैं अभी पत्थर ही फोड़ रहा हूँ लेकिन एक ताजमहल बनाने के लिए। तो मैंने पूछा स्टूडेंट से, इन तीनों में से किसका जो पत्थर फोड़ रहा है या ब्रेक कर रहा है, तो किसका पत्थर अच्छा शेप में आएगा। तो उन्होंने बताया तीसरा का। क्यों तीसरा का आया है, क्योंकि उसका माइंड में ये है कि उनको सिर्फ पत्थर ब्रेक करना उसका इंटेंशन नहीं है, ये ब्रेक करने वाला जो है वो कहाँ पे यूज़ करना उसका दिमाग में है। जब ताजमहल बनाने के लिए या अयोध्या राम मंदिर बनाने के लिए आप पत्थर फोड़ना है, कितना अच्छे से, कितना सुंदर से, हर हर हिट कितना केयरफुली करता है। तो ये होता है सर, हर चीज़ आप जो करता है इसके लिए सस्टेनेबिलिटी रहता है, थोड़ा हम क्रिएटिवली उसको कनेक्ट करना चाहिए। इसलिए ये बोलता है कि यू शुड बी वेरी क्रिएटिव इनफ टू जस्ट कनेक्ट ऑल दिस डॉट्स, राइट। सो थैंक यू सो मच सर। इस एपिसोड में आप हमारे साथ जुड़ के आपके एक्सपीरियंसेस, हर एसडीजी के लिए एक इनोवेशन बताए हैं। सो इनोवेशंस के द्वारा हम एसडीजीज को जानने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच। और हम आने वाली एपिसोड्स में इस डिज़ाइन थिंकिंग का और भी अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजीज, एक्टिविटीज़ देखते हैं। धन्यवाद सबको।